हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो एक बार फिर हम राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताओं के क्लास लेकर आए हैं। और आज की जो क्लास रहेगी वो विराट सभ्यता से संबंधित है। और आज की क्लास में हम सिर्फ विराट सभ्यता का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये सभ्यता अन्य सभ्यताओं की तुलना में थोड़ी बड़ी है। तो इसलिए आज सिर्फ हम विराट सभ्यता के बारे में ही चर्चा करेंगे। कल हमने बनास संस्कृति से संबंधित कुछ स्थल जैसे कि बागोर, बालाथल, ईसवाल, इनके बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा गणेश्वर, नोहा और जोधपुर संस्कृति के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो विराट सभ्यता की, और अगली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जो राजस्थान की छोटी मोटी सभ्यता और है, कौन सी कहाँ पर है, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। और उससे अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। और प्रश्नोत्तरी में भी हम जो पीछे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारी क्लास रहेगी विराट सभ्यता से संबंधित। और विराट सभ्यता के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि विराट सभ्यता क्या है। विराट सभ्यता वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है। विराट, जिसका नाम एक पड़ता है विराट नगरी भी पड़ता है, और जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराट। और ये मत्स्य जनपद महाभारत काल में भी प्रसिद्ध था, क्योंकि पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर गुजारा था। और विराट सभ्यता के बारे में इसकी खोज किसने की थी, यहाँ पर उत्खनन कार्य किसने किया था, दयाराम साहनी ने यहाँ पर खोज की थी। उसके बाद में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। और इसके अलावा बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिले हैं, तथा मौर्यकालीन संस्कृति के भी अवशेष या प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो अशोक के समकालीन थे। ठीक है, तो चलिए हम इस सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। और विराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा, जिसका उपनाम है अर्जुन की गंगा। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने अपने तीर से इस नदी का उद्गम किया था, इसलिए इसे बाणगंगा या अर्जुन की गंगा कहा जाता है। विराट सभ्यता, चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। विराट सभ्यता, ये जो सभ्यता है वो प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित विराट की पहाड़ियों पर स्थित है। और ये पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? बिजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, जो हड़प्पा सभ्यता एवं मौर्य काल के अवशेष के प्रमाण भी है या उनके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसमें शायद लिखा सही और नहीं है कि विराट सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है, और विराट के किन पहाड़ियों पर स्थित है ये बिजक की डूंगरी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी पर अब स्थित है। और इस सभ्यता से हमें हड़प्पा कालीन एवं मौर्यकालीन सभ्यता या संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विराट सभ्यता से उत्खनन करता है 1936 में दयाराम साहनी, और उसके बाद में 1955 के आसपास नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित रहे हैं। और यहाँ पर उत्खनन से हमें गोलाकार पर्वतमाला के मध्य स्थित विराट नगर प्राप्त हुआ, जो तांबे की खानों के लिए भी प्रसिद्ध है। विराट सभ्यता है वो गोलाकार पर्वतमाला के मध्य स्थित एक स्थान है, जहाँ से हमें तांबे के खानों के भी प्रसिद्ध है, जो कि तांबे की खानों के लिए भी प्रसिद्ध है। विराट सभ्यता से हमें यहाँ से दो प्रकार के जलप्रपात मिले हैं, जिनमें से एक है विराट नदी तथा दूसरा है बांड्रेला जलप्रपात। कौन सा प्रपात? विराट नदी जलप्रपात, और दूसरा है बांड्रेला जलप्रपात। ये तो है सामान्य परिचय विराट सभ्यता के बारे में कि यह मत्स्य जनपद से संबंधित है।
और यहाँ पर विजय की डूंगरी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी है, जहाँ से हमें मौर्यकालीन और हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पर उत्खनन कार्य 1936 में दयाराम साहनी, नीलरतन बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। बेराट जो स्थल है वो गोलाकार पहाड़ियों के मध्य स्थित है और ये गोलाकार पहाड़ियाँ तांबे के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दो जलप्रपात भी मिले हैं, बेराट नदी जलप्रपात और दूसरा है बांड्रेला जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यह नगर यानी कि बेराट नगर मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था। यानी कि मौर्य काल था ना, उस समय यह बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था, क्योंकि मौर्य शासकों में महान सम्राट अशोक हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से अपनाया भी था और उसका प्रचार प्रसार भी किया था। यह स्थान तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर बौद्ध धर्म का वर्चस्व था। उसमें मौर्य काल ही था, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। बेराट से हमें जो अशोक के शिलालेख मिलते हैं वो दो स्थानों से मिले हैं। वो दो कौन कौन से हैं? पहला है भीम की डूंगरी। पहला जो हमें शिलालेख मिला है वो भीम की डूंगरी से मिला है। यह शिलालेख अशोक के रूपनाथ सासाराम अभिलेख की प्रतिलिपि है। पहला अभिलेख हमें भीम की डूंगरी से मिला है जो कि अशोक के रूपनाथ सासाराम जो कि बिहार में है के अभिलेख की प्रतिलिपि है। दूसरा अभिलेख हमें बिजक की पहाड़ी से मिला है, हनुमान जी के मंदिर के पास में, और इसे बेराट बाबरू शिलालेख भी कहा जाता है क्योंकि एक स्थान का नाम है बाबरू, वहाँ से मिला है, इसलिए इसे संयुक्त रूप से बेराट बाबरू शिलालेख भी कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम जो अगर अलग से दिया जाए तो बाबरू शिलालेख भी कहते हैं। इस लेख से यानी कि बिज्जे की डूंगरी से जो हमें लेख मिला है उससे हमें यह प्रमाण मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसके अलावा इस लेख से हमें इस चीज का भी प्रमाण मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी कि बुद्ध, धर्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट करता था तथा बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनियों के लिए अध्ययन मनन के लिए बौद्ध ग्रंथों का भी उल्लेख करता है। ठीक है, इसके अलावा बिजक की पहाड़ी पर जो शिलालेख प्राप्त हुआ है वो मेजर बर्टन के द्वारा खोजा गया था और अशोक की जो ब्राह्मी लिपि थी उसकी भी खोज मेजर बर्टन ने की थी बेराट की पहाड़ियों में, और वर्तमान में वो कहाँ पर है? कलकत्ता संग्रहालय में। यानी कि अशोक के बेराट से दो प्रकार के शिलालेख मिले हैं। पहला है भीम की डूंगरी से प्राप्त हुआ है, ठीक है, और दूसरा बिजक की डूंगरी से, जिसे बेराट या बाबरू शिलालेख भी कहते हैं। और इस शिलालेख से हमें क्या चीज की जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, दूसरा कि उसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म एवं संघ में अपनी आस्था प्रकट करता है, तथा जो भिक्षु या भिक्षुणी हैं बौद्ध धर्म के उनके लिए अध्ययन और मनन के बारे में भी उल्लेख करता है। और इस बिजक की डूंगरी से जो अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है, इसकी खोज मेजर बर्ट के द्वारा की गई थी और वर्तमान में यह शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में संरक्षित है। चलिए आगे चलते हैं कि बेराट सभ्यता से हमें एक गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता से गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो वो होगा आपका उत्तर बेराट सभ्यता। बौद्ध स्तूप के टुकड़े और एक विशाल बौद्ध विहार भी मिला है। ठीक है, बेराट सभ्यता से हमें एक गोलाकार बौद्ध मंदिर, इसके अलावा बौद्ध स्तूप वो होता है बौद्ध धर्म में से जो धार्मिक रूप से ये एक आस्था का क्षेत्र केंद्र भी मानते हैं, क्योंकि
स्तूप एक ना मिट्टी के टिल्ले की आकृति का होता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित उनके शरीर का कुछ हिस्सा या फिर उनके कपड़े या किसी अवशेष को दफनाकर उस पर वो स्तूप बनाया गया था। ठीक है। इसके अलावा बेराट के अशोककालीन बौद्ध स्तूप का हूण शासक मिहिर कुल के द्वारा बेराट पर आक्रमण के दौरान तोड़ दिए गए थे। यानी कि बेराट में जो महात्मा बुद्ध से या बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप थे, जो ये टुकड़े मिले हैं, वो मिहिर कुल जो हूण शासक था उसके द्वारा ध्वंस किए गए हैं या उसके द्वारा तोड़ दिए गए थे। इसके अलावा बेराट से हमें 36 सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, 36 सोने के सिक्के। इसके अलावा अशोककालीन पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के जिन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है, ये विश्व के सबसे प्राचीन सिक्कों में से एक है। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे आहत करके या पंच मार के क्या किया जाता था, इस पर एक आकृति या प्रतीक चिन्ह को खोदा जाता था। वो प्रतीक किसी राजा के नाम का हो सकता था, उसके पद का हो सकता था या उस राज्य का हो सकता था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से इंडो यूनानी शासकों के सिक्के भी मिले हैं और वहाँ गोलाकार जो बौद्ध मंदिर है उसकी चतुर्दिक यानी कि चारों दिशाओं में लकड़ी के स्तंभ होने के भी अनुमान लगाए जा सकते हैं। यानी कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित गोलाकार मंदिर मिला था उसके चारों ओर लकड़ी के स्तंभ भी मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मंदिर के चारों ओर बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियों के आवास गृह बने होते थे, जिनके अवशेष भी वहाँ पर विद्यमान हैं। इसके अलावा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें भी प्राप्त हुई है। इससे क्या प्रमाण मिलता है कि जो आवास गृह वहाँ पर मिले हैं अनुयायियों के, वो अशोक के द्वारा ही बनाए गए थे, क्योंकि अशोककालीन जो ब्राह्मी लिपि है उसके भी अक्षर उसने ईंटों पर उकेरे हुए प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि इसी बेराट सभ्यता को अलग अलग काल में किस प्रकार से विकसित हुई थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, ये चर्चा वैसे परीक्षा की दृष्टि से तो इतने उपयोगी नहीं है, लेकिन आपके समझ पर होगी कि भाई पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, ताम्र काल में किस प्रकार के बर्तन आए थे, लोहे काल में किस प्रकार के बर्तन आए थे, ये आप अंतर करना सीख जाओगे इससे। ठीक है, चलिए दोस्तों अध्ययन करते हैं पाषाण काल। यानी कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन में मानव के प्रमाण सामान्यतः पाषाण उपकरण के उपलब्ध होते हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव के प्रमाण हैं वो पाषाण उपकरण से उपलब्ध होते हैं। यहाँ से जो पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं उससे हमें मानव के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में जो डिंगरिया और भानगढ़ जो वर्तमान में कहाँ पर है, अलवर में है, से गोलासमों पर निर्मित उपकरण मिले हैं जो पूरा पाषाण उपकरण कहा जाते हैं। गोलासम यानी कि छोटे छोटे गोल पत्थर होते हैं ना, उन पर या उनसे निर्मित उपकरण मिले हैं जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। विराटनगर की पहाड़ियां जैसे गणेश डूंगरी, बिजक की डूंगरी और भीम डूंगरी में शताधिक शैलाश्रयों से लाल एवं अन्य रंगों के द्वारा रेखांकन किया गया था। शताधिक शैलाश्रय का मतलब 100 से अधिक शैलाश्रय यानी कि गुफाएं हैं और उन गुफाओं के अंदर उनकी दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्रांकन किए गए हैं। इसके अलावा जो ताम्र युग था, ताम्र धातु का ज्ञान रखने वाले लोगों ने आकर कलर पात्र परंपरा के पात्रों का निर्माण किया था। यानी कि ताम्र युग में आकर कलर पात्र परंपरा के पात्रों का निर्माण किया था। संभवतः इसी कारण आकर कलर पात्र संस्कृति इस स्थान से अन्य स्थान क्षेत्रों में विस्तार हुई थी। यानी कि ताम्र युग की जो आकर कलर पात्र पद्धति है वो विराट सभ्यता से प्राप्त हुई थी और विराट सभ्यता से ही बाद में अन्य सभ्यताओं पर विस्तार हुआ था। आर.सी. अग्रवाल के अनुसार ये लोग समकालीन संस्कृति, प्राक हड़प्पाकालीन तथा हड़प्पाकालीन संस्कृति के लोगों से भिन्न माने जाते हैं। विराट सभ्यता के में जो ताम्र
काल में जो वहाँ के सदस्य थे, वहाँ के लोग थे और वहाँ उनकी जीवन या संस्कृति थी, वो आर.सी. अग्रवाल के अनुसार हड़प्पाकालीन या उससे पूर्व के जो प्राक हड़प्पाकालीन से उनसे भी पृथक मानी जाती है। आखिर कलर पात्र के बाद में ब्लैक एंड रेड पात्र परंपरा के अवशेष मिले थे। ये ब्लैक और रेड जो पात्र मिले हैं वो हमें आहड़ या बनास संस्कृति से भी मिले थे, परंतु इनमें एक अंतर ये है कि यहाँ आहड़ में जो मिले थे ब्लैक और रेड, उन पर सफ़ेद कलर से क्या थे, ज्यामितीय चित्र बने हुए थे, परंतु विराट सभ्यता से मिले इन चित्रों पर किसी भी प्रकार का कोई भी चित्रकारी नहीं थी। एक ऐसा ही तथ्य हमने पहले भी पढ़ा था नोहे संस्कृति के बारे में भी, वहाँ से भी जो हमें ये लाल और काले मर्द भांड मिले थे, उन पर भी किसी प्रकार की कोई भी चित्रकारी नहीं थी। अब बात करते हैं लोहे युग में। लोहे युग में ब्लैक और रेड पात्र के स्थान पर स्लेटी रंग के मर्द पात्र, यानी कि ताम्र युग में जो मर्द पात्र थे वो ब्लैक एंड रेड थे, और लोहे काल में जो मर्द पात्र थे वो स्लेटी रंग के, यानी कि PGW पेटेंट ग्रे वेयर संस्कृति के पूरा अवशेष थे। और इन स्लेटी रंग के मर्द पात्रों पर ज्यामितीय आकृति के स्वास्तिक चिन्ह भी बने हुए थे। यहाँ का जीवन पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति पड़ता है और उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि में गेहूं और चावल इनकी मुख्य फसलें थी। इसके अलावा पशुपालन भी इनका मुख्य व्यवसाय में शामिल था। यही आहड़ संस्कृति के बारे में पढ़ा था और यही हमने विराट संस्कृति के लोहे काल से संबंधित है। ठीक है, ये थी थोड़ी सामान्य जानकारियां। इससे हमें क्या पता चलता है कि नंबर 1 कि वहाँ पर विराट से हमें पाषाण काल में जो पाषाण काल के अवशेष किस प्रकार के मिले हैं कि वहाँ से जो गुफाएं मिली हैं शताधिक शैलाश्रय, उन शिलाओं पर या उन गुफाओं की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्रांकन मिलते हैं। दूसरी हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि ताम्र काल में आकर कलश संस्कृति का यहाँ पर विकास हो चुका था। और तीसरी विशेषता है कि ताम्र काल के जो मर्दभांड थे वो लाल और काले रंग के थे, लेकिन विराट से जो सभ्यता मिली है वो आहड़ से अलग है, क्योंकि आहड़ में चित्रांकित थे और विराट में चित्रांकित नहीं थे। ठीक है, और इसके अलावा जो लोहे काल है, लोहे काल में ब्लैक एंड रेड के स्थान पर कौन से मर्दभांड, स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड यानी कि PGW पेटेंट ग्रे वेयर का चलन हो गया था और इन पर ज्यामितीय डिजाइन आकृति बने थे। और लोहे काल में के दौरान यहाँ की संस्कृति क्या थी, ग्रामीण, और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं कि मेजर बर्टन ने 1837 में बिज्ज की डूंगरी पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अशोक का शिलालेख प्राप्त किया था। और बिज्ज की डूंगरी से जो हमें मौर्यकालीन अशोक का शिलालेख मिला था, उससे इन्हीं बातों का प्रमाण मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसके अलावा 1871 और 72 में क्लाइन ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था और इसके अंतर्गत भीम की डूंगरी से एक और अशोक का शिलालेख प्रकाश में आया था। यानी कि बिज्ज की डूंगरी से जो शिलालेख मिला वो मेजर बर्ट के द्वारा खोजा गया था, और लॉर्ड जो क्लाइला उसने भीम की डूंगरी से जो शिलालेख मिला उसकी खोज की थी। 1936 में इनक्लाइवल और कैप्टन बर्ट के बाद में दयाराम साहनी ने बिज्ज की डूंगरी पर उत्खनन किया, जिसके दौरान उन्हें मौर्यकालीन स्तंभ, बौद्ध विहार और बौद्ध मंदिर और बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए थे। कैप्टन बर्ट ने बिज्ज की डूंगरी से ब्राह्मी लिपि खोजी, क्लाइल ने भीम की डूंगरी से अशोक का शिलालेख प्राप्त किया, और उसके बाद में दयाराम साहनी ने इन चीज़ों का प्रमाण दिया कि यहाँ पर एक बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्तूप के भी अवशेष थे। इसके बाद में अमलानंद घोष एवं NR बैनर्जी यानी कि नील रतन बैनर्जी ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। 1990 में विराट की पहाड़ियों से प्राचीन शैलाश्रयों में शैल चित्र खोजे गए थे। 1990 में ये शैलाश्रय शैल चित्र क्या है मैंने
पहले ही चर्चा कर दी है कि ये गुफाएं होती थी और गुफाओं के अंदर उसके किनारों पर क्या विभिन्न प्रकार के चित्रांकन किए गए थे। बिज्जक की डूंगरी पर 2 प्लेटफॉर्म मिले हैं। एक पर बौद्ध स्तूप जो कि गोलाकार बना हुआ था और जिसके चारों ओर 7 फुट चौड़ा गोलाकार परिक्रमा तथा एक 6 फुट का द्वार था। यानी कि बिज्जक की डूंगरी से जो हमें 2 प्लेटफॉर्म मिले हैं, एक तो ऐसा है कि बौद्ध स्तूप है बीच में और उसके चारों ओर क्या है, चारों ओर क्या गोलाकार परिक्रमा बनी हुई है। और दूसरा जो मिला है वो बौद्ध विहार के अवशेष के रूप में, जहां पर बौद्ध विहार का मतलब होता है जहां पर अनुयायी रहकर उपासना करते थे। बिज्जक की डूंगरी से हमें 2 प्लेटफॉर्म मिले हैं, यानी कि 2 भागों में मिली है। एक से हमें बौद्ध स्तूप जो कि गोलाकार बना था जिसके चारों ओर परिक्रमा बनी है, दूसरा बौद्ध विहार जहां पर अनुयायी रहकर बौद्ध महात्मा बुद्ध की उपासना करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर ने यहाँ के जो विराट सभ्यता उसका ध्वंस कर दिया था। इसका हमने पहले ही चर्चा कर ली है। बेराट की गणेश डूंगरी, बिज्जक डूंगरी और भीम की डूंगरी के अनेक शिलालेखों में गुप्तकालीन शंख लिपि के भी लेख मिले हैं। मौर्य काल के बाद में जो गुप्त काल आया था ना, तो उनके भी अवशेष मिले हैं यहाँ की शिलालेखों में। ठीक है, इसके अलावा संभवतः मिहिर कुल के आतंक से भयभीत होकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कूट लिपि यानी कि गुप्त लिपि तथा शंख लिपि इन पहाड़ियों के शिलालेखों पर लिखी थी। यानी कि जो मिहिर कुल था वो विदेशी आक्रमण था, उसने बौद्ध धर्म को समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन जो अनुयायी थे उन्होंने पत्थर पर ही उन शब्दों को या उन प्रतिमाओं को या फिर उन विद्याओं को उकेर दिया था। और उस लिपि के लिए गुप्त यानी कि गुप्त शब्दों में किया गया था। कूट लिपि थी जो हर एक किसी के समझ में नहीं आती है, तो उसे कूट लिपि या गुप्त लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे शंख लिपि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो बेराट में मौर्य काल में जिस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, इसे हूण शासक मिहिर कुल ने ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। ठीक है, कि बेराट की खुदाई में गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध या बोधिसत्व की कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। हमने अभी पढ़ा है बेराट सभ्यता के बारे में, उस सभ्यता में हमने कहीं पर भी मूर्ति का जिक्र नहीं किया था। ठीक है, तो इसका कारण ये था कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म का प्रचार था या जो बौद्ध धर्म विकसित था वो हीनयान शाखा से संबंधित था और जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती। यानी कि बौद्ध धर्म में 2 शाखाओं में बंटा था, एक थी महायान और दूसरी थी हीनयान। महायान में महात्मा बुद्ध को एक प्रतिमा के रूप में मानकर उनकी पूजा करते थे और हीनयान शाखा में सिर्फ अपने मन में उनकी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा नहीं थी और अपने मन में ही ध्यान करते थे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। एक बार मैं जल्दी इनके बारे में बता देता हूँ आपको कि हमने आज बेराट सभ्यता के बारे में अध्ययन किया। बेराट सभ्यता जो वर्तमान में कहाँ पर है, जयपुर में बेराट नामक स्थान पर, या उसका एक अन्य नाम पड़ता है विराटनगर। विराटनगर जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अच्छा, एक चीज याद और रखना कि किच्चक का आवास, ये किच्चक कौन है जिसका वध भीम ने किया था महाभारत के काल में, तो किच्चक का आवास किससे संबंधित है, तो भी उसका उत्तर बेराट की सभ्यता ही होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य है सर्वप्रथम मेजर बर्ट के द्वारा की गई थी, जिसने 1837 में अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद में 1871 में लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पर भीम की डूंगरी से अशोक के शिलालेख खोजे थे और उसके बाद में दयाराम साहनी ने 1936 में यहाँ से बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूपों की खोज की थी। ठीक है,
बिज्जक से जो हमें 2 प्लेटफॉर्म मिले उनकी विशेषता थी, एक में तो बौद्ध विहार था जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे और उन बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की उपासना करते थे, और दूसरा एक वहाँ पर गोल स्तूप था जिसकी वो चारों ओर परिक्रमा पथ भी बना हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बेराट से हमें क्या है, शताधिक शिलाश्रय मिले, यानी कि बहुत संख्या में पहाड़ों के अंदर जो बनी हुई गुफा है उन पर चित्रांकन मिले हैं, और उन चित्रांकन में गुप्त लिपि का भी प्रयोग किया गया था। गुप्त लिपि जिसे शंख लिपि या कूट लिपि भी कहा जाता है, और अंत में इस सभ्यता स्थल पर हूण शासक मिहिर कुल ने आक्रमण करके यहाँ पर बौद्ध धर्म को जो अवशेष थे उसे समाप्त कर दिया या ध्वस्त कर दिया था। ये थी आज की हमारी क्लास बेराट सभ्यता से संबंधित। और दोस्तों, इन क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को भी करना ताकि वो भी इन क्लासों का अध्ययन कर सकें। और हमारी जो क्लास है अभी हम प्राचीन सभ्यता के बारे में चल रही है, तो एक क्लास और आएगी, इसमें थ्योरिकल क्लास आएगी, और उसके बाद में जो अगली हमारी क्लास रहेगी उसमें हमें प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और एक अन्य बात और है कि RPSC ने जो पेपर है उसमें सिलेबस में परिवर्तन कर दिया है। सेकंड ग्रेड में पहले कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर और विराट 4 ही सभ्यता थी, यही 4 सभ्यता फर्स्ट ग्रेड में थी और शायद यही असिस्टेंट प्रोफेसर में थी, परंतु अब इसमें संशोधन क्या कर दिया है कि राजस्थान की सभी प्राचीन सभ्यताओं को शामिल कर लिया है। ठीक है, तो हमने जो मेन सभ्यता थी उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब इसके अलावा जो और छोटी छोटी सभ्यता बची है उसके पर हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इन क्लासों में NCERT और RBSC की जो किताबें हैं उनका ही सार है, इसके अलावा और किसी भी प्रकार की गाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपने अगर सुना होगा कि RPSC के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि गाइडों के चक्करों में नहीं पड़ना है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ किताबों का ही अध्ययन करना है। तो मेरी राय में यही है आपके लिए बेस्ट तरीका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन किताबों का ही अध्ययन करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।